हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का। आई थिंक सो कि आज शायद खत्म हो जाएगा लेसन, लेकिन नहीं हुआ तो फिर कल तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, है ना। प्रीवियस अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, ये एक ही चीज होती है। अगर ये आपने अच्छे से मैकेनिज्म इनके कर लिए हैं तो आज फिर हम और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म ऑन बेंजीन रिंग, ये भी मैंने करवाया था। ये तीनों मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट थे, लास्ट ही मैंने बोला था। हल्का सा रिवीजन दूंगा उनका, है ना। और उसके बाद में फिर हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई, चलिए। हाइड्रोकार्बन में बेंजीन के डेरिवेटिव करने वाले हैं तो रीकैप के अंदर देखिए भाई, सबसे पहली स्लाइड रीकैप की, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो इसमें मैंने बोला था इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव चार्ज, तो ई पॉजिटिव लोग बोला है, ठीक है। ई पॉजिटिव, कौन सा ई पॉजिटिव? क्लोरीन पॉजिटिव हो सकता है, NO2 पॉजिटिव हो सकता है, COCH3 हो सकता है, CS3 हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल ये वाले होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, ई का पॉजिटिव चला जाएगा, ई यहाँ पर जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। फर्दर बेंजीन रिंग का सर्कल घूमेगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड घूमेगा तो पॉजिटिव यहाँ आ गया। फर्दर नेक्स्ट में फिर ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, और फिर ये जो H लगा हुआ है, जो सभी हाइड्रोजन सभी कार्बन के साथ पहले से लगा हुआ था, ठीक है। बाद में मैंने इन सब के साथ में सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल वाला H रखा, सिर्फ ये वाला H रखा, ठीक है। तो यही H जाएगा, बाकी कोई ना जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इसलिए किस लिए जाएगा भाई, ये स्टेरिकली हिंड्रेंस भी फील करता है, बाकी वाले स्टेरिकली हिंड्रेंस फील नहीं करते। आप ये कहें कि सर ये वाला H डायरेक्ट यहाँ ले आते तो ठीक है, बात बन जाती, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोफाइल और H जो है, ये दोनों इकट्ठा करने की बजाय स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा है कि इसमें से एक H चला जाए। दैट इज वाई ये वाला H जाएगा बजाय कि दूसरे H। ये रीजन समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल ये वाला H इधर जाएगा, डबल बॉन्ड का यहाँ डबल बॉन्ड बेंजीन फिर से बन गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिलीज हो गया। दैट्स इट। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट रिवीजन पार्ट की। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। अगर बेंजीन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, तो वो बेंजीन की ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा, पैरा एक ही होती है, इन तीनों जगह पर पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करना चाहेगा तो वो तीनों पॉजिटिव जगह पर थोड़ा करेगा, नेगेटिव जहां पर नॉर्मल जगह होगी, नेगेटिव तो बनाता नहीं है। तो ये दोनों बची मेटा पोजीशन। मेटा दो होती हैं, ऑर्थो दो होती है, पैरा सिर्फ एक होती है, सबको पता होगा ये, है ना। तो भाई यहाँ मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो यही जगह जहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, ये दोनों जगह, यहाँ पॉजिटिव आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, ठीक है। आप अलग अलग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो यही होता है मेटा डायरेक्टिंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। इसने ऑर्थो और पैरा को डीएक्टिवेट कर दिया कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक नहीं करेगा, ये डीएक्टिवेटेड है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है। यस सर। ध्यान रखना, ये मैं कल करवा चुका हूं, और आप बनाए बिना, अगर बिना बनाए आप लोग आज आ गए हैं मेरी क्लास में, तो ये बिल्कुल बुरी बात है, ध्यान दे लेना, क्योंकि ये फिर समझ में कभी नहीं आएगा, है ना। फिर तो आप लोगों को ना खुद कोरियन थेरेपी आज करनी चाहिए, दोनों हाथों से ऐसे खींच खींच के, ठीक है। तो अपने आप को थप्पड़ लगाइए। दो फायदे हैं, एक पनिशमेंट मिल जाएगी, दूसरा चेहरा चमक जाएगा, है ना, चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने का टॉनिक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम जरा। तो अब है एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कोई बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है, बेंजीन रिंग पर तीन जगह पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये ऑर्थो पोजीशन पर, ये पैरा पर, और ये ऑर्थो पर। मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर कभी ना कभी नेगेटिव चार्ज आता है। हम ये दिखाते हैं कि ये सर्कल ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। भाई जितनी देर में मैं बनाता हूं ना, उतनी देर में लाखों बार इलेक्ट्रॉन इन जगहों पर घूम चुका होता है, लाखों करोड़ों बार। इलेक्ट्रॉन की स्पीड काफी अच्छी होती है, आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, याद है किसी को? चलो उसका फॉर्मूला बताओ। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन Vn इन nth शेल, ए नोट क्या होता है? बोहर रेडियस वैल्यू क्या होती है? 52.9 पिकोमीटर। मल्टीप्लाई में, ये ए नोट की वैल्यू है, मल्टीप्लाई में इसके क्या होता है? 2.18 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। पता नहीं क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आया। 2.18 into 10 की पावर 6 मीटर पर नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, ये वेलोसिटी। जिसका वेलोसिटी का ये सर, अरे हाँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला 10 है, की तो पावर मैं 6 ही होता है गलत ना लिख रहा हूँ फिर तो। मैं तो Rn का फॉर्मूला लिख रहा था, 2.18 into 10 की पावर 6। 6।
मीटर पर मल्टीप्लाई सेकंड। में जेड जेड और जेड एन, अपॉन में एन से। जेड स्क्वायर। जेड स्केयर आएगा कि एन आएगा, देखो क्या आएगा एनर्जी बेटा? में होता है सर, एनर्जी में होता है सर जेड स्क्वायर, बस जेड बाय एन। सर एन। और नीचे एन स्केयर या एन? सर शायद सिर्फ जेड बाय एन होगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर उसमें होता है एनर्जी में। ठीक है, तो ये वी एन वेलोसिटी यहां से निकाल सकते हैं, और ये क्या आएगा, मीटर पर सेकंड के हिसाब से आएगा ना यूनिट। तो ये है वेलोसिटी का फॉर्मूला वी एन का। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाखों किलोमीटर मीटर पर सेकंड होती है, लाखों मीटर पर सेकंड। फर्स्ट शेल का भी अगर आप भरेंगे, एन की वैल्यू 1 भरेंगे, जेड की वैल्यू 1 भरेंगे, तो आपके सामने आ जाएगा। अब बात आती है कि चलो हमने वेलोसिटी निकाली, अब उतनी वेलोसिटी में जब इलेक्ट्रॉन छोटे से बेंजीन रिंग में घूमेगा तो कितना फास्टली घूमेगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि तीनों पोजीशंस के ऊपर हमेशा नेगेटिव रहता है। कैसे? जैसे जब पंखा घूमता है, ध्यान दे लेना क्या कह रहा हूं, जब पंखा घूमता है तो पंखे के 3 पंख होते हैं, और तीनों पंख हम कह सकते हैं घूमते टाइम की कौन सा पंख कहाँ है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर नहीं बता सकते, हमें हर जगह पंख नजर आते हैं ना। यस सर। वैसे ही बेंजीन रिंग में तीनों पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव चार्ज मिल रहा है 3 पोजीशन पर, तो मेटा पर क्यों अटैक करेगा? 2 पैरा और 1 ऑर्थो पर ही अटैक करेगा, तो इसलिए इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक सॉरी 2 ऑर्थो और 1 पैरा होता है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं इसे। ऑर्थो और पैरा पर डायरेक्ट कर देगा, एक्टिवेटिंग भी है ये। एक्टिवेटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट कर देता है, इस पर नेगेटिव चार्ज लेता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फाइल को अट्रैक्ट करेगी। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ये तो थी भाई कल की रिवीजन। ठीक है, अब आज का लेसन शुरू करते हैं। तो आज के लेसन में अब ध्यान रखना, मैं बीच बीच में आप लोगों से पूछता रहूंगा, प्रेपरेशन वाली रिएक्शन है फिर से। ठीक है सर एक देखिए, वो स्लाइड पीछे करना। एक स्लाइड पीछे, ये कल की स्लाइड्स ही है, ये अपने लोग बनाया नहीं था आप लोगों ने, मैंने कहा था कि बना लो। सर बनाया था। बनाया था, बहुत सर बढ़िया। हो गया। ठीक है बेटा, उसको याद करना भी है, याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब हर जगह पे वो सेम मैकेनिज्म आने वाला है, जिसको मैकेनिज्म आता है उसको बड़ा आसान लगेगा, जिसे नहीं आता वो फिर छोले भटूरे खाएगा, है ना, और उसको कुछ करना है नहीं। यहाँ देखो भाई, इसमें AlCl3 का यूज कर रखा है। अब यहाँ होने वाला वही है, हेलोजन जोड़ रहे हैं। कैसे जुड़ेगा? मैंने बोला था क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, याद है मैकेनिज्म, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल यस सर। देखो ये रहा, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज ये रहा। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल हमारा Cl हो तो बस ई की जगह पर Cl लगाना, बाकी सब सेम कर दो। तो देखो मैं इसी मैकेनिज्म में आपको दिखा रहा हूँ, ये है Cl, तो Cl कहाँ जुड़ेगा? ये जुड़ गया यहाँ पर Cl, इसका पॉजिटिव चला जाएगा, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, H पॉजिटिव अलग हो गया, बस जुड़ गया बेंजीन पर Cl, बात खत्म। क्लियर है सबको? यस Yes, सर। यस सर। ये मैकेनिज्म। अब बात ये आती है कि Cl बना कैसे, ये प्रॉब्लम है कि Cl2 डाला था हमने, तो Cl पॉजिटिव कैसे बन गया? ये बन गया Cl पॉजिटिव, कैसे बना? बस यही मैकेनिज्म अगर आपको आ गया, बाकी सारा मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म नहीं, दिस इज नॉट मैकेनिज्म। स्लाइड फर्स्ट चेक कर लेना, उसके अंदर मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये सिर्फ Cl पॉजिटिव बनाने का मैकेनिज्म है। तो देखो AlCl3, AlCl3 याद है हमने BH3 का मॉलिक्यूल किया था, जो डाइमर बनाता है, बनाना बॉन्ड किया था, याद है? यस सर। बनाना बॉन्ड के जैसा ही AlCl3 होता है। तो इसके अंदर होता क्या है, एल्यूमिनियम जो है लेविस क्या है, ये लेविस बेस है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसके पास एक खाली p ऑर्बिटल होता है, इट हैज वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, ये एल्यूमिनियम का p एक्सेप्ट तो एसिड होना चाहिए शायद। क्या बेटा? लेविस एक्सेप्ट एसिड करेगा होता है, ये। सॉरी यार उल्टा लिख दिया मैंने, लेविस एसिड होता है, एक्सेप्ट कर रहा ना, लेविस एसिड, एसिड। ठीक है, ये लेविस एसिड है भाई। तो p ऑर्बिटल होता है, खाली p ऑर्बिटल है। अब ये खाली p ऑर्बिटल क्या करेगा? देखो यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, तो ये क्या करता है, एक क्लोरीन को उसके इलेक्ट्रॉन के साथ उठा लेता है और इसके ऊपर यहाँ उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो होगा क्या, यानी AlCl3 है, यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ेगा, नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम पर आएगा और पॉजिटिव क्लोरीन बच जाएगा। यस, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो बस ये यही हो गया, तो इसने ऐसा कर दिया, और यहाँ पर ये जो दिखा रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं आएगा बेटा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा,
ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड नहीं होगा, इसमें मैं प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, प्लस में क्लोरीन पॉजिटिव और ये न्यूट्रल, एल्यूमिनियम पर नेगेटिव आ गया, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। हाँ भाई, क्लियर है सबको? Yes, तो sir. Yes, sir. पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव बन जाता है, ऐसे बनता है वो, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो डायरेक्टली भी आप इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इससे, ये लेविस एसिड का काम करता है। तो ये बन गया, अब क्लोरीन पॉजिटिव बन गया, पीछे वाला मैकेनिज्म घुमाओ, ये क्लोरीन पॉजिटिव अटैक करेगा यहाँ से, ये बॉन्ड इधर जाएगा, फिर ये हाइड्रोजन इधर लगेगा, क्लोरीन इधर लगेगा, लास्ट में घूमते घूमते वापस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, सेम मैकेनिज्म, नथिंग स्पेशल। हेलोनियम आयन या इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है क्लोरीन पॉजिटिव को क्लोरोनियम आयन बोलते हैं, या हेलोनियम आयन, हेलोजन से हेलोनियम आयन। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो इसमें, हाँ ऋषभ बेटा बोलिए। सर एक बार दोबारा समझा दे। दोबारा बताऊं? ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, सीधी सी बात है, हमें सिर्फ क्लोरीन पॉजिटिव आयन बनाना सीखना है। इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ई पॉजिटिव आ गया, तो बेंजीन रिंग पर सीधा सीधा अटैक करेगा। अब कैसे इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाएं? AlCl3 ऑर्बिटल डायग्राम आपको याद करने की जरूरत नहीं, वो तो मैंने ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बना दिया था। AlCl3 के पास, इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली होता है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, केमिकल बॉन्ड, Cl2 है, हमें Cl पॉजिटिव चाहिए, तो यानी ये क्लोरीन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और एल्यूमिनियम को डोनेट करेगा, जिससे क्या होने वाला है, एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, Cl3 ऑलरेडी लगा होता है और इसके साथ क्लोरीन चिपक जाएगा। अब ये क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए, अब दूसरा क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, बस बन गया इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे करेगा? ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल देखिए कैसे अटैक करने वाला है। क्या हो गया भाई, जो किया हुआ था वो सब उल्टा हो गया क्या? रुकिए, इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा, अब उसके लिए आपको एक चीज देखनी है कि Cl पॉजिटिव आयन कैसे अटैक सही में करता है। ठीक है, तो वो आप फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, ये रहा, ये Cl पॉजिटिव आयन है, बस इस E की जगह पर Cl लिखना आपको, ये Cl आ गया, ये Cl आ गया, ये Cl आ गया, और ये मैकेनिज्म हमने कल कर लिया था, तो मैकेनिज्म यही होगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. और इसी को क्लोरोनियम आयन, Yes, मतलब sir. क्लोरीन, अगर बेंजीन पर क्लोरीन जोड़ना है AlCl3, ये इसका कैटलिस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्लोरीन पर पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। याद है मैंने एक और बोला था, ये नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये भी वही है, सेम मैकेनिज्म, सेम थिंग, एवरीथिंग। कैसे? बस यहाँ पर CH3 पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, ये CH3 पॉजिटिव एक्चुअल में कहां कैसे बना, मान लो इसके साथ क्लोरीन था CH3 के साथ, तो अगर मैं यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव ले जाऊं तो CH3 पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल फिर सेम अटैक करेगा, सेम मैकेनिज्म, बार बार आपको ये सेम मैकेनिज्म लिखना है, याद रख लेना, यही सेम मैकेनिज्म, इसलिए मैं इसको कल बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा था कि बार बार यही लिखना और कुछ नहीं करना। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कौन सा, वो सब तो बाद में देखेंगे, बेंजीन अकेला यहाँ पे, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या एक्सेप्टिंग ग्रुप बैठा ही नहीं, अगर कोई बैठा हो तब CH3 पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा, वो बाद में देखते हैं जब कोई ग्रुप बैठा हो। तो यहाँ देखिए इसने फिर से एनहाइड्रस AlCl3 को यूज किया, तो ये क्या करेगा, AlCl3 फिर से Cl को ले जाएगा, तो देखो CH3 इसके साथ में लगा होता Cl, और यहाँ जोड़ दिया हमने AlCl3, तो AlCl3 क्या करता है, Cl नेगेटिव को ले जाता है, Cl नेगेटिव को ले गया तो क्या बचा, CH3 पर पॉजिटिव चार्ज बच गया, बस खत्म बात। प्लस में AlCl4 एल्यूमिनियम पर नेगेटिव आ गया। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बस हो गया। तो ये CH3 क्या करेगा, ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर, वही सर्कल घूमेगा सारा का सारा और CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, कहीं पे जोड़ दो, चाहे यहाँ जोड़ दो, क्योंकि अगर एक ही पोजीशन है तो ये बेंजीन का टेढ़ा नहीं हो सकता क्या, मॉलिक्यूल है, कैसे भी 3D में घूम सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ये CH3 जुड़ जाता है तो इस बेंजीन का नाम होता है टाउलिन, टोलुइन नाम से याद रखेंगे, ज्यादा बेटर लगेगा, लिखने में ठीक रहेगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, रीअरेंजमेंट हो सकती है, पॉसिबल है बिफोर अटैक ऑफ बेंजीन एंड डेरिवेटिव।
तो भाई कार्बोकेटाइन बनता है इसमें, ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो ये रीअरेंज भी कर सकता है। ये तो छोटा मॉलिक्यूल है, अगर बड़ा मॉलिक्यूल हो तो रीअरेंज हो सकती है, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। बिफोर अटैक तो बेंजीन, बेंजीन पर अटैक करने से पहले ये कार्बोकेटाइन यहाँ अटैक करने से पहले खुद को रीअरेंज कर सकता है, ये ऐसा कह रहा है। ठीक है, जब एग्जांपल आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये भी वही है। देखो जरा क्या है यहाँ पर, ये रहा एसाइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ को एसाइल, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। एसाइल ग्रुप भी बेंजीन पर अटैक करेगा, CH3 इसके साथ लगा दो, इसकी वैलेंसी कुछ तो पूरी करनी है, बस सारा कुछ वही है, सेम सेम मैकेनिज्म, एवरीथिंग विल बी सेम। समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन का मतलब, एल्काइलेशन का मतलब CH3 जुड़ेगा, एसाइलेशन का मतलब CH3CO जुड़ेगा, कम से कम CH3CO। इस चेन को और बड़ा भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। ये भी AlCl3Cl लगा हुआ है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा भाई, एल्यूमिनियम पर सीधा अटैक करेगा, तो यहाँ CO पर पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये बन जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अटैक करेगा, किस पर अटैक करने वाला पॉजिटिव चार्ज, वो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पर CO जुड़ गया, बस ये पॉजिटिव बना, और ये पॉजिटिव क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव बनते ही ये इस पर अटैक करता है बेंजीन रिंग पर। समझ में आ गया सबको? यस सर। यहाँ देखिए इन्होंने Yes, बना के sir. दिखा रखा है, AlCl3 है तो ये CO पॉजिटिव ये बन गया भाई, और यहाँ AlCl4 बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ इन्होंने ये भी बनाया, एसिटोफिनोन बनता है, इसे बोलते हैं एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटोफिनोन। ठीक है, एसीटोन से बना, एसीटोन का यहाँ वाला CH3 उड़ा दिया मैंने, देखा जाए तो ये एसीटोन था, CH3 उड़ाकर फिनाइल ग्रुप लगा दिया, तो एसिटोफिनोन, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। यस, क्लियर है सबको? यस सर। प्रोसेस सबकी सेम है, Yes, sir. में बस आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। तो 4-5 मैकेनिज्म इकट्ठे एक ही जगह पर थे, उसमें इलेक्ट्रोफाइल का नाम ही तो बदलना है यार, और कुछ भी नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो यहाँ पर नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब याद रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन है ना, अभी तो लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्यों करवाई जा रही है, सारी रिएक्शन हर लेसन में, 12th क्लास में लास्ट में हर लेसन में भरी पड़ी है। 5-6 रिएक्शन यही सेम टू सेम है, इसी मैकेनिज्म पर बेस्ड है। बस वहां पर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को लगा के और वो बताना कि ऑर्थो पे जुड़ेगा कि पैरा पे। यहाँ पे तो सीधा बेंजीन पे कहीं जोड़ दो, एक ही ग्रुप जोड़ना है, लेकिन अगर एक ऑलरेडी जुड़ा हो तो फिर वो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे या मेटा पे, बस ये बताना है, और कुछ भी नहीं है, सब में वही मैकेनिज्म, सेम टू सेम सब कुछ। लास्ट वाला पोर्शन आपका 12th क्लास का आसान हो जाएगा। जब बच्चे 12th में जाते हैं, उन्होंने अच्छे से कर रखा हो, तो उनको रिवाइज होते ही उनको बहुत आसान लगता है कि ये तो हमें आता है, ये दूसरी रिएक्शन याद करनी है कुछ और। लेकिन जिन्हें यही ना आता हो उनके लिए यही सिरदर्दी और दूसरी रिएक्शन भी सिरदर्दी है, काम बढ़ गया डबल। एक इंसान 50 किलो वजन उठा के आपको 10 कदम चलना है, उसकी जगह पर मैं आपको बोलूं कि 100 किलो वजन उठा के आपको 5 कदम चलना है, भले ही डिस्टेंस कम हो गया हो, लेकिन 100 किलो आप उठा ही नहीं पाएंगे। यही कारण होता है कि 12th में बच्चे स्टैंड नहीं कर पाते, क्यों? 11th में वो पढ़ते नहीं है ढंग से, बर्डन बढ़ गया। ये 10वीं क्लास नहीं है, याद रखना, मैंने शुरू में भी बताया था कि 10वीं क्लास नहीं है ये। आपको यहाँ 10 दिन का काम एक दिन में नहीं कर सकते, 10वीं क्लास में कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं 10 दिन का काम एक दिन में, यस श्योरली। यहाँ 2 दिन का काम भी एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि काम बढ़ गया बेटा, आपका दिमाग कम नहीं हुआ, काम बढ़ गया। बच्चों को लगता है कि मैं तो इंटेलिजेंट था, मैं तो एक दिन में कर लेता था, अब क्यों नहीं एक दिन में हो रहा मेरे से? तो इंटेलिजेंस जो है वो फेक हो जाता है। यहाँ पर इंटेलिजेंस की जगह मेहनत करने वाले बच्चे जो है वो कामयाब हो पाते हैं IIT में। समझ में आया? भले आप एवरेज हो स्कूल में, क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेहनत आपको आगे तक लेके जाएगी। हर रोज लगातार थोड़ा थोड़ा करने से एक दिन बहुत ज्यादा बन जाता है। मेरे ना नानी जी कहा करते थे, कुएं में 1 रुपया डालना शुरू कर दो, 1 रुपया हर रोज, एक दिन कुआं भर जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, कौआ पिएगा और उड़ जाएगा है ना। तो हर रोज 1 रुपया डालने से कुआं भी, वेल भी भर जाता है, पैसा ही पैसा। हर रोज थोड़ा थोड़ा याद करने से एक दिन लगे पूरी केमिस्ट्री आ गई, पूरी फिजिक्स आ गई, पूरा मैथमेटिक्स आ गया, मजा आ जाएगा, है ना। इसीलिए, लेकिन एक दिन में करना चाहोगे तो फिर एक दिन में अगर करना हो तो आप बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, वो तो फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, और MBBS की बुक्स सारी की सारी, इंजीनियरिंग की बुक सारी की सारी सब पढ़ लेंगे एक दिन में। वो तो इंडिजीनियस होने चाहिए, उन्हें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आता है,
मेरे जैसे उल्लू बैठे हैं, मुझे सिर्फ केमिस्ट्री आती है, मैथ वालों को सिर्फ मैथ आता है। समझ रहे हो ना बात? इसका कारण ये बहुत अथाह सब्जेक्ट है, थोड़ा थोड़ा करके रोज करने पर ही हमें आ सकता है ना। वो देखो क्रिश कह रहा है मैग्नेट से सारे चिक सिक्के चुरा लेंगे। बेटा मैग्नेट कितनी बड़ी मैग्नेट लेगा, ये कुआं भरा है, कुछ ही चुरा पाओगे, ये भी याद रख लेना। समझ में आया? रोज एक डालने लग जाओ तो मेहनत, जो हर रोज निकालने आएगा ना सिक्का, वो भी एक दिन थक जाएगा, वो कहेगा आज नहीं जाता मैं। लेकिन जो बच्चा लगातार हर रोज एक सिक्का डाल रहा है ना, उसका कुआं भरेगा। याद रखना, हर रोज कंसिस्टेंसी, रेगुलेशन एंड रिपीटेशन इज कॉल्ड स्टडी। रेगुलर रहिए, रिपीट करते रहिए, यही स्टडी होती है ना। टेम्परेरी मैग्नेट बना लेगा, ये टेम्परेरी मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से बनती है। आप बिजली के तार डालेगा इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेट बनाने के लिए, है ना, करंट लग के पानी में। स्कीम में रहने दो, याद कर लो, अपने आप मैग्नेट बन जाएगी, अभी कच्चे हो इस मामले में, है ना। हर चीज मेहनत मांगती है, वो सिक्के निकालने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। चलिए अब नाइट्रेशन की बात करते हैं। सोचो बेटा, हर चीज के काफी सारे एक्सपेक्ट्स होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपीरियंस बहुत कुछ मायने रखता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3, इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? नाइट्रेट ग्रुप लगाने के लिए जो मिक्सचर यूज होता है, बहुत फेमस है, बहुत आसान है, बहुत कॉमन है। H2SO4, H2SO4 और HNO3, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों कंसंट्रेटेड, फुल कंसंट्रेटेड वाले, है ना खतरनाक चीज। दोनों को मिलाओगे NO2 पॉजिटिव आयन बनेगा। अब ये NO2 पॉजिटिव कैसे बना? NO2 पॉजिटिव, HNO3 का स्ट्रक्चर है ये, HNO3। लगने में लग रहा होगा ये क्या बकवास है ना। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है। फिर ऑक्सीजन, 4 बॉन्ड नाइट्रोजन के, पॉजिटिव चार्ज। फिर हाइड्रोजन, हर एक ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर है, ठीक है। लेकिन जिस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है उस पर 3 लोन पेयर होते हैं, सीधी सी बात है। ये समझ में आ गया? ये HNO3 का स्ट्रक्चर है, HNO3। आप इसे H ऐसे लिख के, O ऐसे लिख के, N डबल बॉन्ड और O नेगेटिव ऐसे भी दिखा सकते हो। मैंने थोड़ा उल्टा दिखा दिया, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए आपको, सीधा उल्टा दोनों तरफ से चीज एक ही नजर आनी चाहिए। खुद को अगर उल्टा लटका के और मिरर में देखोगे तो कहोगे कि कोई दूसरी चीज है, मैं नहीं हूं, नहीं ना। ऐसे ही हर मॉलिक्यूल अगर उल्टा भी लिखा हो, आपको सीधा समझ आना चाहिए, ठीक है। उनके साथ दोस्ती कीजिए, उनको साथ रिलेवेंट बनिए, है ना। क्लियर है भाई HNO3 का स्ट्रक्चर? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो ये कंसंट्रेटेड है, ठीक है। H2SO4 भी कंसंट्रेटेड है, H2SO4 और HNO3 में H2SO4 ज्यादा वो है, ठीक है। अब क्योंकि H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर क्या करें? कुछ नहीं करना, H2SO4 अपना H पॉजिटिव आयन देगा, किससे देगा? HNO3 को देगा। भले ही एसिड है लेकिन H2SO4 किंग है यहाँ पर, किंग के सामने जो दूसरा एसिड है वो थोड़ा वीक है, तो वीक एसिड को H पॉजिटिव आयन लेना पड़ेगा। HNO3 वीक नहीं है लेकिन H2SO4 के सामने वीक है। राजा के सामने जैसे मंत्री वीक होता है, तो ये मंत्री थोड़ा सा वीक है, राजा जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए राजा उसको H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, इसे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेस की तरह काम करेगा। इट इज बेस नाउ, इट इज बेस। वैसे तो ये एसिड है बट H2SO4 के सामने ये भीगी बिल्ली बन जाता है, ये बेस बन जाता है, ठीक है। चलो जी, ये बेस बन गया। अब ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा, तो H पॉजिटिव आयन जो आएगा कहां से आएगा भाई? H2SO4 से आएगा। ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? तो अब होगा क्या देखो आगे। तो बाकी का सब कुछ सेम टू सेम दिखा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं कर रहा। डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, 4 बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये बन गया एक लोन पेयर, इसका गया, एक लोन पेयर इसके पास है और ये हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, किससे किया? हाइड्रोजन को, तो इस वजह से हाइड्रोजन का पॉजिटिव चला गया और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हाइड्रोजन से वापस ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। इस हाइड्रोजन से ले तो बात तो एक ही है, तो वो H पॉजिटिव आयन फिर से अटैक करेगा, वो तो नहीं जाने देने वाला। अब क्या करे फिर ऑक्सीजन? ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर एक्सेप्ट करना है तो वो इधर से करेगा। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यानी नाइट्रोजन से वापस लेगा, बट नाइट्रोजन पर तो पॉजिटिव चार्ज है पहले से, यहां से वापस लेगा तो नाइट्रोजन तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो नेगेटिव ऑक्सीजन है ना,
ये देखो इसके पास 3 लोन पेयर है नेगेटिव ऑक्सीजन के पास, तो ये तीनों लोन पेयर में से किसी एक लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तो यानी ये यहां से इलेक्ट्रॉन को वापस लेगा ऐसे। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया Yes, क्या? sir. भगत सुन रहे हो या सो गए? Yes, sir. सब Yes, sir. ठीक है। तो देखो भाई, ये अब NO2 क्या पॉजिटिव रहेगा, उधर से इलेक्ट्रॉन दिया इधर से लिया तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। अब इस ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगी क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर रह जाएंगे, इसके पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर थे, डबल बॉन्ड बना रही है, ऑक्सीजन की वैलेंसियां पूरी हैं। नाइट्रोजन अब भी पॉजिटिव रह जाएगा, NO2 पॉजिटिव, प्लस में पानी निकल जाएगा H2O, दिस विल बी रिमूव्ड। ये बन गया NO2 का पॉजिटिव आयन। दैट इज द थिंग वी रिक्वायर्ड, ये वो चीज है जो हमें चाहिए। ठीक है, हमें अपनी रिक्वायर्ड चीज अगर मिल गई, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा भाई, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। वही प्रोसेस सेम टू सेम। अब पीछे वाली स्लाइड फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये रहा NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव होता है, तो ये वही इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, वही सारी प्रोसेस चलेगी, फिर से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। हाँ भाई, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो जरा देखिए, ये जुड़ गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, NO2 पॉजिटिव कैसे बना, बस इसको याद रख लेना, इसकी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये HNO3 ही दिखा रखा है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर जो मैंने एक्सपेंड करके बताया तो आप ये भी कर सकते हैं, दैट्स ऑल टू यू, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा ही कि H पॉजिटिव आयन यहाँ अटैक करेगा, बट ये वाटर निकल जाएगा NO2 पर, डबल बॉन्ड अंदर का स्ट्रक्चर नहीं दिखा रखा, लेकिन सीधा बाहर से दिखा रखा है। ठीक है, प्लस वाटर प्लस HSO4 नेगेटिव, H2SO4 ने एक ही H पॉजिटिव आयन दिया था। इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं इसे, NO2 को नाइट्रोनियम आयन बोला जाता है। वर्ड को एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है, KHSO4, KHSO4 में भी HSO4 होता है, तो KHSO4 अगर ऐड कर दें, एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये HSO4 की अमाउंट बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा भाई, HSO4 को वापस H चाहिए है, तो ये इसमें से H वापस छीन लेगा, तो वो जो बचा ना OH नेगेटिव, वो इस पे फिर से अटैक कर देगा, HNO3 फिर से बन जाएगा, मतलब हमारा NO2 कम अमाउंट में बनेगा। अगर ये कम अमाउंट में बना, प्रोसेस रिवर्स हुआ कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। हाँ बेटा, समझ में आ गया? सर एक बार मैकेनिज्म Yes, रिपीट कर sir. दो। NO2 बनाने का मैकेनिज्म बेटा, यस सर। ठीक है, करता हूं। देखिए NO2 कैसे बनेगा। NO2 देखो, ये HNO3 का स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड, 3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, ये 4 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर के साथ है। हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन H2SO4 से आया है, कहां से आया, H2SO4 से। इसने अटैक किया OH नेगेटिव पर, OH पर ओनली, तो इसने एक लोन पेयर छीन लिया, जिससे ये बन गया। इस ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन अपना बॉन्ड वापस किससे लेती है, नाइट्रोजन से ले लेती है। तो नाइट्रोजन पर तो 1 पॉजिटिव है, यहाँ 2 पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन है, ये अपना लोन पेयर यहाँ नाइट्रोजन को डोनेट कर देती, इधर से इलेक्ट्रॉन गया इसका नाइट्रोजन का, इधर से नाइट्रोजन को वापस मिल गया, तो नाइट्रोजन पर 1 पॉजिटिव ही रहता है, NO2 पॉजिटिव बन जाता है। दैट्स इट। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो बस यही है और कुछ नहीं है। तो भाई इसके बाद आगे बढ़ते हैं जरा। सल्फोनेशन, HSO3 लगाना हो तो वो होता है सल्फोनेशन, इसका भी एक छोटा सा मैकेनिज्म है। HSO3 पॉजिटिव चार्ज, बस हमें पॉजिटिव चार्ज बनाना, बाकी तो पीछे वाला मैकेनिज्म सेम है। तो HSO3 कैसे बनता है, ये H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दो, HSO3 जुड़ जाएगा। सल्फर से बेंजीन जुड़ा हुआ है, याद रख लेना, इट इज जॉइंट विद सल्फर, नॉट विद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, वो इसी के साथ चिपका हुआ है। तो SO3, एक्चुअल में हम SO3 H पॉजिटिव ये जो है ये बनाना चाहते हैं SO3। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, SO3 पर HSO3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, कैसे बनेगा ये, या फिर इसे आप SO3 बोल सकते हैं अकेला। तो देखिए कैसे, H2SO4 है, इसको भी चलो मैं एक्सपेंड करके बताता हूँ। H2SO4 ऐसा होता है, OH टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, लेकिन मैं इसको प्लस के साइन के जैसा दिखा रहा हूँ,
ताकि आपको थोड़ा आसानी हो। ये प्लस का साइन दिख रहा है ना, लेकिन ये टेट्राहेड्रल होता है जैसे CH4 का होता है, ये याद रख लेना। H पॉजिटिव आयन, H2SO4 है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन इसका खुद का एक मॉलिक्यूल ये रहा, और दूसरा इसी का कोई मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, किसी एक ऑक्सीजन से, दोनों ऑक्सीजन के पास में, चारों ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन से जो सिंगल बॉन्डेड है इससे एक लोन पेयर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे क्या होगा, अब सिंपल है, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये बन गया H, यहाँ लग गया, दूसरा H यहाँ पर है, ये लोन पेयर है। ये अपना लोन पेयर किससे लेगी, सल्फर से वापस लेगी, ठीक है। यहाँ पर OH ऑलरेडी लगा हुआ है, ये सल्फर से वापस ले लेगी तो क्या बनेगा, देखो अब जरा, वाटर यहाँ से रिप्लेस हो गया, तो सल्फर के ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है O, यहाँ पर क्या है H, तो ये बन गया हमारा HSO3 पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? Yes, sir. प्लस वाटर बनेगा, बस ये बन गया HSO3 पॉजिटिव। तो इस तरह से HSO3 पॉजिटिव में S सल्फर पॉजिटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा, सेम स्लाइड है यहाँ, ये मैंने यहाँ इलेक्ट्रोफाइल नहीं लिखा था, यहाँ पर आप एक और SO3H, HSO3 S पर पॉजिटिव, ये भी ऐड कर सकते हैं। यस, क्लियर है सबको? Yes, तो ये sir. भी इलेक्ट्रोफाइल है, मैंने बोला था इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन को लाइक करे, कुछ और भी हो सकते हैं, तो यहाँ एक और आ गया, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। और ये बना कैसे, ये H2SO4 से बनेगा, कैसे बनेगा, मैकेनिज्म आपकी स्क्रीन के सामने है। तो भाई इस तरह से HSO4 जो है ये हमारे पास HSO3 बन गया, ठीक है, HSO4 से, और ये HSO3 यहाँ जुड़ जाएगा, सल्फर की साइड से जुड़ेगा बेंजीन, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। और इसने कहा और SO3 लिख सकते हैं, अब ये क्या कहानी है, ये कहानी थोड़ा बैकएंड में, इसको मत समझना, ठीक है, सिर्फ इसको याद रखिए, H भी साथ में लगाना है, क्योंकि कई बार ये H भी छोड़ देता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन बन जाता है नेगेटिव, ये सल्फर बन जाता है पॉजिटिव, ठीक है, ये H पॉजिटिव आयन छोड़ने के बाद, तो ओवरऑल हम इसे SO3 न्यूट्रल मान लेते हैं, न्यूट्रल SO3। यस, क्लियर है ये क्या कहना चाहता है? तो इसे न्यूट्रल SO3 बोल सकते हैं, जब ये H यहाँ से छोड़ के चला जाएगा तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, सल्फर पर पॉजिटिव आएगा, तो ये न्यूट्रल SO3 बोल देंगे। हाँ बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ ना इसने एक चीज लिख रही है, सल्फोनेशन मतलब HSO3 जुड़ेगा बाय कंसंट्रेटेड H2SO4 और ओलियम, ओलियम से भी बना सकते हैं। व्हाट इज ओलियम, ये याद रखना भाई, ओलियम क्या होता है, H2SO4 प्लस H2SO4, दो H2SO4 हैं, क्या बनेगा, देखिए जरा, H4S2O8, अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं पानी को, क्या बना, पानी को माइनस करने पर, ये बता रहा हूं फॉर्मूला याद करने का तरीका, H2 बना, S2 बना, O7 बनेगा, दैट इज ओलियम, ये है ओलियम। फॉर्मूला याद करने का तरीका, ये कोई रिएक्शन नहीं है कि दो H2SO4 को जोड़कर, ठीक है, और उसके अंदर क्या करो, उसके अंदर से पानी को माइनस कर दो। एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड, बिना पानी वाला या कम पानी वाला सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वही होता है ओलियम। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो ये बस ये ओलियम का नाम है, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं है। ओलियम के बारे में मोल कॉन्सेप्ट में भी आएगा जब हम वो करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो भाई इस तरह से आपके ये 5 मैकेनिज्म सीधा हो गया। CFU प्रीवियस स्लाइड्स, अब जितनी भी स्लाइड हुई है उसका CFU आप लोग देंगे भाई, है ना, मतलब अब आप लोग मुझे बताइए प्रीवियस स्लाइड्स में क्या क्या हुआ था, याद है सबको? मैंने बोला था रिवीजन वाली नहीं, उसके बाद सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा था, हम अपने दिखाने बता, हेलोजन, हेलोजन, Sir, halogen में हेलोजन, chlorine, Cl4. हैलोजिनेशन क्या हुआ था, ठीक है, Cl Sir. पॉजिटिव आयन जुड़ा था बेंजीन से, ठीक है, पहला Cl पॉजिटिव आयन बेंजीन से जुड़ा, एक हो गया। उसके बाद Sir, alkylation. Friedel-Crafts alkylation. फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3 के साथ Cl था, Cl नेगेटिव चला गया, AlCl3 के साथ बचा क्या, CH3 पॉजिटिव, वो जुड़ गया बेंजीन के साथ। फिर नाइट्रेशन, नाइट्रेशन नाइट्रेशन में HNO3 और H2SO4 से NO2 पॉजिटिव बना और NO2 पॉजिटिव बेंजीन के साथ जुड़ गया। फिर
एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। Sulfonation replaces. एक मिनट मेरी बात सुनिए, फ्रिडल क्राफ्ट, ये जो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन है, इन दोनों में AlCl3 पक्का यूज होता है। क्लोरीन वाले में भी होता है, इसमें भी होता है। इसको फ्रिडल क्राफ्ट रिएजेंट भी बोलते हैं। इसको AlCl3 को रिएजेंट मतलब जो पहले अटैक करता है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएजेंट। तो एसाइलेशन में C डबल बॉन्ड O CH3 है, C डबल बॉन्ड O के साथ Cl लगा हुआ है, Cl नेगेटिव को एल्युमिनियम क्लोराइड ले जाएगा, बचेगा C डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा किस पे, बेंजीन पर, एसीटोफिनोन बनेगा। ठीक है, और ये लास्ट वाली क्या थी? सल्फोनेशन सल्फोनेशन। रिएक्शन। That call was सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब HSO3 जुड़ेगा। ठीक है, अब इनके मैकेनिज्म भी याद होने चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि रिएक्शन याद हो, मैकेनिज्म के साथ याद हो कि हमने बनाया कैसे, और सबके मैकेनिज्म जो पहली स्लाइड बार बार मैं दिखा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग लिखने हैं। पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म लिखना है, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एल्काइलेशन बाय अल्कोहल, तो अब देखो भाई वो वाला मैकेनिज्म चला गया। ठीक है, अभी थोड़े आसान वाले मैकेनिज्म हम देखते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल ही बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़े रिएजेंट बदल जाएंगे। वहां AlCl3 जनरली यूज हो रहा था, तो यहाँ देखो अल्कोहल है, मैथेनॉल, H पॉजिटिव आयन कंडीशन में क्या होता है, ये भी वही करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ही बनाएगा। मैकेनिज्म सबका सेम है। वो H पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा। ठीक है, पानी यहाँ से निकल जाएगा, वाटर यहाँ से रिप्लेस हो गया, R पर पॉजिटिव बन गया। मतलब अल्कोहल में R पर पॉजिटिव, R मतलब CH3 पर पॉजिटिव बन गया भाई। ये देखिए, ये लोन पेयर ये ले गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा तो पूरा बॉन्ड वाटर पूरा अलग हो जाएगा, तो CH3 पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, वो पॉजिटिव चार्ज अटैक, यानी वही इलेक्ट्रोफाइल बनाया। लेकिन अब तरीका अलग है। पहले तरीका क्या था, Cl लगा हुआ था और AlCl3 के साथ ऐसा किया, ये ले गया, CH3 पर पॉजिटिव आ गया। अब अल्कोहल के साथ हमने अल्कोहल में से पानी को निकाल दिया एसिड की कंडीशन में। ठीक है बेटा, बाकी सब कुछ सेम है, वही मैकेनिज्म, वही सब कुछ क्लियर है। इसमें भी कार्बोकेटाइन बनता है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है भाई, यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, सेम मैकेनिज्म, कुछ नहीं है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ही बनाना था उसके अंदर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए भाई, ये कुछ और रिएक्शंस हैं बेंजीन की। विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ हैलोजन लगाओ। एराइल हैलाइड, एराइल मतलब बेंजीन वाला हैलोजन, सिंपल है, विनाइल और एराइल। कैन नॉट बी यूज्ड एज हैलाइड कंपोनेंट इन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में देखो डबल बॉन्ड के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो हम कहें कि AlCl3 आएगा, ब्रोमीन को ले जाएगा, बिल्कुल लेके जाना चाहिए, लेकिन डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये गड़बड़ है। तो इसकी वजह से इस पे जो पॉजिटिव चार्ज बनता है वो लेफ्ट राइट घूमता रहता है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, रेजोनेंस की वजह से। तो इसलिए ये बेंजीन पर अटैक ही नहीं करता। ये भले ही ब्रोमीन को ले जाए, लेकिन ये स्टेबलाइज हो जाता है इसी रेजोनेंस की वजह से। इस वजह से ये अटैक ही नहीं करता, तो रिएक्शन नहीं होती। समझ में आ गया भाई सबको? Yes, sir. तो ये है विनाइल हैलाइड, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है। हैलोजन यहाँ लगा है, डबल बॉन्ड वाले, दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, किसी भी डबल बॉन्डेड एक कार्बन के साथ हैलोजन लगाओ, विनाइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है, बेंजीन के साथ हैलोजन लगा हुआ है। अब ये एक प्रॉब्लम है, बेंजीन के साथ हैलोजन है, AlCl3 यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं बना सकता, ये बनेगा ही नहीं, ये स्टेबल ही नहीं होता। वैसे तो एराइल विनाइल हैलाइड में भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ तो हाईली अनस्टेबल है, यानी बेंजीन का पॉजिटिव आयन अनस्टेबल है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्लियर सबको? Yes, sir. एक कंडीशन में बेंजीन का पॉजिटिव आयन बन सकता है, RMgX। अगर यहां मैं RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ले आऊं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी पॉजिटिव चार्ज देता है, तो पीएच पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, बन जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा कर सकता है, वरना नॉर्मली नहीं बनता, तो ये रिएक्शन भी नहीं होने वाली। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो बेंजीन वाला भी पॉसिबल नहीं है और विनाइल वाला भी। नेक्स्ट देखो, पॉली एल्काइलेशन इज मेजर प्रॉब्लम इन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। पॉली एल्काइलेशन का मतलब एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं, ये मेजर प्रॉब्लम है। कैसे? CH3 AlCl3 क्लोरीन ले गया, कौन, एल्यूमिनियम ले गया क्लोरीन, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा बेंजीन पर, यहाँ जुड़ गया, एक तो जुड़ गया कोई दिक्कत नहीं, दूसरा जुड़ गया यहाँ जुड़ गया। ये ऑर्थो या पैरा पर जुड़ेगा, ये मेटा पर नहीं जुड़ेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा कभी भी, यहाँ पर नहीं जुड़ेगा CH3। क्यों?
भाई ये जो बेंजीन है ये देखना, इसमें ये मेटा पोजीशन है। CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीन रिंग पर ऑर्थो पर नेगेटिव आएगा और पैरा पर नेगेटिव, तो यानी दूसरा CH3 अगर जुड़ेगा, CH3 पॉजिटिव आयन एक और आएगा तो या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या पैरा पर जुड़ेगा। इसलिए इसने क्या किया, या तो ऑर्थो पर जोड़ दिया या पैरा पर जोड़ दिया। समझ में आया? वो दूसरे मैकेनिज्म Yes, क्या sir. काम आते हैं, कुछ अदर प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, तो बहुत सारे लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। यानी कि ये ठीक है, रिएक्शन हो जाती है, बट हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट अगर अकेला ये बनाना हो तो ये भी साथ में भुगतना पड़ेगा, ये भी साथ में भुगतना पड़ेगा, कुछ अदर बाई प्रोडक्ट भी भुगतने पड़ेंगे। तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होता। पॉली एल्काइलेशन इज ए मेजर प्रॉब्लम विद फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये मेजर प्रॉब्लम है, फाउंड बाय द मोर रिएक्टिव कंपेयर टू रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के मुकाबले ज्यादा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो, कोई स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये तो ऑर्थो पैरा है, ये मेटा वाला NO2 लगा दो, COH लगा दो, CHO NH3 पॉजिटिव। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन डज नॉट टेक प्लेस, होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की कंडीशन में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती नहीं है, यानी CH3 पॉजिटिव। अब देखो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब बता रहा हूं, ठीक है। यहां देखिए, मान लीजिए बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ठीक है। बेंजीन रिंग के अंदर यहां पर हमने लगा दिया NO2, NO2 लगा दिया। स्ट्रॉन्गली क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कह सकते हैं, मेटा डायरेक्ट, क्योंकि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, बेंजीन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, एक यहाँ पॉजिटिव आएगा, 3 जगह पॉजिटिव। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, प्लस में अगर मैं करूं CH3 पॉजिटिव चार्ज, एल्काइलेशन या एसाइलेशन की बात कर रहा, तो अगर मैं यहाँ CH3 पॉजिटिव लगा दूं, ये पॉजिटिव, तो ये क्या बनना चाहिए, बनना तो चाहिए कि ये मेटा पर जुड़ जाए CH3, ये होना चाहिए ना, क्योंकि ऑर्थो पर तो नहीं जुड़ने देगा। ये समझ में आ गया? Yes, sir. तो ऑर्थो और पैरा तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज बना देगा, तो नहीं जुड़ेगा। ऑर्थो पैरा तो ठीक नहीं है, लेकिन मेटा पर तो जुड़ सकता है ना, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये। कौन, ये जो बैठा है NO2 इसके ऊपर, ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये रिएक्शन ही नहीं। कमाल की बात है, नो रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया भाई? अगर Yes, sir. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बैठा है तो मेटा पर अटैक ही नहीं होने देगा, उसको उसके साथ भी गड़बड़ करेगा। बैक स्लाइड करूं बेटा, बैक स्लाइड, दिस वन इज द ब्लैक स्लाइड, एल्काइलेशन बाय अल्कोहल ओनली। OH ले जाएगा, वाटर बनेगा, CH3 पे पॉजिटिव डायरेक्ट जुड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक अब आपको आ गया होगा भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये पॉइंट याद रखना। एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, नो रिएक्शन, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही एग्जाम्पल है, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होने वाली। नाइट्रोबेंजीन कैन यूज्ड एज द सॉल्वेंट इन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन को, इसको एज ए सॉल्वेंट यूज किया जा सकता है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस में। मतलब क्योंकि ये इसके साथ तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो ये किसके साथ करेगा, अगर यहाँ पर कोई और बेंजीन बैठा है, हमने बेंजीन को भी ले लिया और नाइट्रोबेंजीन को भी, तो ये सॉल्वेंट है, तो ये तो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बट इसके साथ कर लेगा, इसको सॉल्वेंट की तरह यूज किया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रहेगा सबको। अब देखो, Yes, sir. क्लोरोबेंजीन, पहले से हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है और मैं AlCl3 के साथ में एल्काइलेशन करवाना चाहता हूं, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो वो क्या करेगा, या तो ऑर्थो पर अटैक करवाएगा या पैरा पर, यहीं पर नेगेटिव चार्ज मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल को, तो CH3 पॉजिटिव को ऑर्थो पर या पैरा पर, यहां पर ही अटैक करेगा। वो इधर वाली ऑर्थो पर भी कर सकता है, ऑर्थो 2 होती है ना, तो इसलिए क्या होगा, CH3 जो है यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा। और सोलवेंट देखो इन्होंने ये क्या दिया, ये सोलवेंट है, ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन को सोलवेंट की तरह यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करेगी, वरना हम कहेंगे यार नाइट्रोबेंजीन इससे रिएक्शन कर ली, तो कर सकती है, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन में तो बेंजीन है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, मेटा डायरेक्टिंग होती है, NO2 नहीं करेगी, ये नहीं करता, इसलिए इसे सोलवेंट की तरह यूज करते हैं। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. है ना? रिएक्शन याद रखिएगा, सभी रिएक्शंस याद रखनी है वन बाय वन। नेक्स्ट आती है गेटरमैन कोच रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, कोच
कोच क्या होते हैं पता है? वो जो एथलीट्स सिखाते हैं वही कोच होते हैं, सबको पता होगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो भाई यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड सीधा सीधा बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दो, कोच रिएक्शन होगी HCl की पोजीशन में, H पॉजिटिव और CO नेगेटिव, क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, बस कुछ भी नहीं है इस रिएक्शन में। AlCl3 यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर Cu2Cl2 भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये दोनों है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, HCl जो है वो एसिड है, इन दोनों की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? तो हम इसका मैकेनिज्म नहीं करेंगे, ठीक है। देखो हर रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है, जो आपकी अप टू डेट नॉलेज के लिए जरूरी है, 12th में इसका मैकेनिज्म भी कर लेंगे, यहाँ नहीं है। यहाँ कोई करना चाहे ज्यादा ही, किसी को शौक हो तो बता देना, मेरे पास बुक है, वो बुक भेज दूंगा, सारे मैकेनिज्म उसमें, एक एक रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारी उम्र करते रहो, कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो क्या करें, जो पेपर में आएगा वो करो, सीधी सी बात है ना, तो काम की चीजें वो करेंगे बेटा। तो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म नहीं करेंगे, ठीक है। 12th में ना पता नहीं क्यों, 11th में टीचर से बच्चे पढ़ते हैं तो पता नहीं उनको टीचर बताते क्यों नहीं, लेकिन 12th में बच्चे आगे ना, सर इसका मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, उस रिएक्शन, रोने जैसा मुंह कर लेते हैं और बोलते हैं सर इसका मैकेनिज्म। मैं बोलता हूँ बेटा करके करोगे क्या, पेपर में नहीं आएगा, पूछा नहीं जाएगा, आप फालतू की चीजें करना चाहते हो, वेस्टेज ऑफ टाइम करना चाहते हो, फायदा ही नहीं है। मैकेनिज्म तो हर रिएक्शन का है, इवन मैकेनिज्म छोड़ो, मैं एक रिएक्शन के ऊपर पूरी बुक दे सकता हूँ कि उस रिएक्शन को कैसे किया गया, उसकी कंडीशनें कैसे निकाली गई। टेम्परेचर को बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, पीएच पैरामीटर होता है, टेम्परेचर पैरामीटर होता है, प्रेशर पैरामीटर होता है, इन सबको फिक्स करने के लिए पहले आपने 1 बार प्रेशर के ऊपर रिएक्शन करवाई, यील्ड देखा, जो प्रोडक्ट बना कितना बना 10%, 2 बार प्रेशर बढ़ा दिया, प्रोडक्ट बढ़ गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, आपका प्रोडक्ट आ गया 60%, मतलब 60% प्रोडक्ट बन रहा है जब रिएक्टेंट 100% यूज हो रहे हैं, तो बाकी 40% वेस्ट हो रहा है भाई, बन ही नहीं रहा, कुछ और बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब आपने प्रेशर बढ़ा दिया 100 एटमॉस्फेयर, तब भी वो 60% बन रहा है, तो बताओ 50 एटमॉस्फेयर पर भी वो 60% बन रहा था प्रोडक्ट, 100 पर भी 60 बन रहा है, तो आप 50 की जगह 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर दोगे, बेवकूफ हो क्या? नहीं, बट अगर 1 एटमॉस्फेयर बनाते तो 10% देते हैं हमें प्रोडक्ट, तो डेफिनेट है हम 1 तो नहीं देंगे, 50 दे दें, बहुत अच्छा है, इकोनॉमी भी देखनी है, पैसा भी देखना है। ऐसे करके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसको थोड़ा सा बदलने पर पूरी रिएक्शन का प्रोडक्ट ही बदल जाता है। 10% प्रोडक्ट आ रहा है, यानी प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था, तो 90% तो कचरा आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वही प्रोडक्ट है जो 90% है, इसको हम ना के बराबर मान लेंगे, समझ गए ना, यानी रिएक्शन ही पलट गई यार। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीजें चेंज करने से भी बहुत कुछ बदल जाता है, तो उनके ऊपर पूरी बुक लिखी जा सकती है, तो उसके चक्कर में नहीं पढ़ना हमें, जो चीज काम की है सीधा देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो याद तो करना पड़ेगा। तो भाई सीधा इसको बेंजल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बन गया, CO सीधा जुड़ गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था इनके बीच में, एक H आ गया, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, 12th में जाते यही बच्चे पूछेंगे सर मैकेनिज्म बता दो। है ना, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछने लगते हैं कई बार बच्चे, मैं कहता हूँ, मैं तो यार तुम्हें सच में इतने मैकेनिज्म आते भी हैं क्या जितना तुम लोग पूछ रहे हो? हमें तो आते हैं, हमने बहुत करवा रखा है, मैंने BSc के अंदर हर एक छोटी रिएक्शन का मैकेनिज्म है, आई कैन टेल यू, मैंने कर रखा है सारे, ठीक है। हो सकता है किसी मैकेनिज्म में मैं अटक जाऊं, दैट्स नॉट द बिग डील, बट मैं बता सकता हूँ लगभग सभी। आगे बढ़ते हैं, तो भाई देखो अब ऑक्सीडेशन की बात आती है, मैंने बोला था ऑक्सीडेशन हर जगह पे मिलेगी, KMnO4 के साथ एसिडिक KMnO4 स्ट्रॉन्ग हो गया, KMnO4 के साथ बेसिक KMnO4 साथ में हीट भी कर रहा है, याद रख लेना। K2Cr2O7 ये दोनों एक ही भाई हैं, K2Cr2O7 और KMnO4। मैंने बोला था KMnO4 लाल दवाई की तरह यूज होता है, याद है, जख्म ठीक Yes, करने के लिए, sir. और K2Cr2O7 कार्सिनोजेनिक होता है, अगर टच भी कर लिया तो 15 साल बाद कैंसर कैंसर होके मरोगे। क्रोमियम 6 पॉजिटिव आयन की कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर DNA के साथ छेड़खानी करता है, वो हमारी बॉडी में क्रोमियम 6 एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर हमारी सेल्स के कहीं ना कहीं तो घूमेगा, सेल के DNA में घुस जाएगा, DNA को तोड़ेगा फोड़ेगा, और वो DNA बदल गया, DNA बदल गया, बंदा ही बदल गया। जैसे प्रोटॉन 1 हो तो हाइड्रोजन, प्रोटॉन 2 हो तो न्यूक्लियस में हीलियम, बंदा ही बदल गया, तो वो DNA बदल देता है। अब वो सेल का DNA बदल गया तो उस सेल का सारा स्ट्रक्चर बदल गया, अब वो सेल बागी बन जाती है, और वो कहती है मुझे खाना दो, मुझे सब कुछ दो, और मैं इस शरीर में रह रही हूँ लेकिन ये शरीर मेरा नहीं है। वही होता है कैंसर, समझ में आ गया कैंसर? तो केमिकल से, केमिकल के एक्सपोजर से, केमिकल खाने से, उल्टा सीधा केमिकल खाने से आप अगर बच गए तो कैंसर होके तो पक्का मरोगे,
इसलिए लैब में प्रिकॉशंस बहुत जरूरी होती हैं आपकी जान के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत करना। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखो तीनों ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, चाहे एसिड के साथ लो चाहे बेस के साथ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीजन देंगे यार, बात खत्म। कार्बन, बेंजीन के ऊपर कार्बन लगा है, यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑक्सीजन लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, पाई बॉन्ड लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, हाइड्रोजन लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। अगर इनमें से कुछ भी है, अब यहाँ देख लेना, हाइड्रोजन कम से कम हो एक, कम से कम एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए, पहली बात। दूसरा, पाई बॉन्ड हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, बट एक हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए हमें। अगर एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओए का मतलब ये ऊपर वाले भगत बैठे हैं, इन्हीं को ओए बोल रहा है, ओए इधर आ, ठीक है, ये बुला रहा है उसे, ओए कम हियर, है ना। तो ओए का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन देके जाएगा। तो यहाँ पर अगर कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन है, कम से कम एक हाइड्रोजन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बस बात खत्म। चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे बना दो या इसने स्लैश दे रखा है ये ऐसे बना दो, एक ही बात है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. एच पॉजिटिव सॉल्यूशन में घूमता रहता है, बस और कुछ नहीं है एच पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, तो पहले रिएक्शन, अब इसने ना इसका एग्जांपल दिया है, CH3 हो तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। CH2 CH3 हो तो कार्बन की कितनी भी लंबी चेन हो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, सीधा एक ही कार्बन की चेन बचेगी, ये उड़ जाएगा, ये सब खत्म, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अगर यहाँ कार्बन है, देखो तो इधर एक बॉन्ड बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर, ये CH3 है, CH3 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 और नीचे चारों वैलेंसी कार्बन की कहाँ है, हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। हमें हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए, पाई बॉन्ड हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन तो पक्का चाहिए। यस, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो इसके अंदर मैं इसको फिर से बना कर दिखा देता हूँ कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि बाद में घर जाने के बाद आपको ये ना दिखाई नहीं देगा, पता है, मेरे को पता है बच्चों को ना बाद में कम दिखने लग जाता है, स्लाइड में समझ में आ जाता है, हाँ भरते रहते हैं, ध्यान फोकस करते नहीं है, लेकिन बाद में उन्हें वो समझ ही नहीं आता। ये है, ये भाई साहब, ये इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है ना, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, नो ऑक्सीडेशन, याद रख लेना, नो ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, वरना KMnO4 K2CO7 और ये दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते, इनकी भी हिम्मत नहीं है, इनको भी कुछ ना कुछ तो अच्छा चाहिए ना। ऑक्सीडेशन यूजिंग V2O5, वेनेडियम पेंटोक्साइड से भी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, वेनेडियम पेंटोक्साइड V2O5 कैसे करवाते हैं, 300 डिग्री पर गर्म करोगे फिनॉल बनेगा सीधा, 500 पर गर्म करोगे तो देखो क्या क्या बन रहा है, मैलिक एनहाइड्राइड मैलिक एसिड, ठीक है। अब सीधा याद करना इनको, 300 और 500 टेम्परेचर बदलने पर प्रोडक्ट बदल गए, बताया था ना मैंने, टेम्परेचर प्रेशर इनको बदलने से प्रोडक्ट बदल जाते हैं, तो मैकेनिज्म भी बदल जाता है, Yes, sir. कि रिएक्शन कंडीशनें बदलने से बदल जाती हैं। अब आप लोग कई बार पूछो सर मैकेनिज्म बता दो, तो भाई यहाँ इन्होंने जो पर्टिकुलर रिएक्शन दिया, पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया, सारी कंडीशनें तो इसने दी नहीं अभी तक, बहुत सारे छोटे फैक्टर्स भी होते हैं, अगर उन फैक्टर्स को करोगे तो एक ही रिएक्शन में हजारों प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, हजारों नहीं मतलब इन द सेंस की 10 20 50 प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, तो इसका मतलब हर एक का मैकेनिज्म अलग होगा, उसमें पूरी बुक लिखी जा सकती है, ऐसा हुआ क्यों, इसके क्या कारण थे, फिर उसके रीजन ढूंढे जाते हैं कि ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा ही क्यों हुआ। हम इतनी चीजें ऐसे याद नहीं करेंगे, वो रिसर्च लेवल का काम है। यहाँ पर आपको बताया कि ये कंडीशन हो तो ये बनता है, जनरली वर्ड यूज करो जनरली, फिर इसके बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या है, अगर आपको मैकेनिज्म आपके काम का है तो जरूर करेंगे, नहीं है तो इतना ही याद करेंगे, सीधा याद कीजिए कि इसको ये करने से ये बनता है, ठीक है, दैट्स इट। अब आगे देखते हैं बेटा, तो ये मैलिक एनहाइड्राइड बनता भी C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड होता है, साइक्लिक एनहाइड्राइड, और इसका नाम है मैलिक एनहाइड्राइड, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी, ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी यहाँ डबल बॉन्ड है, ये याद रख लेना, ठीक है बेटा, सबको याद है, याद रहेगा। Yes, sir. Yes, तो इन्होंने sir. क्या किया, इस ऑक्सीजन की जगह OH लगा दिया, अगर टेम्परेचर 500 होता है तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, और अगर टेम्परेचर 300 होता है तो फिनॉल बनता है, बेंजीन के साथ OH लगा दो बस, ठीक है, ये वेनेडियम पेंटोक्साइड के साथ में रिएक्शन होती है। तो भाई इतना ही था, ये है लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर हाइड्रोकार्बन की, अब हम इसको करेंगे और फिर आपका हाइड्रोकार्बन कंप्लीट है, दैट वाज द लास्ट लेक्चर। मैं सोच रहा था शायद 2 लग जाएं, बट एक से काम चल गया, है ना। अब लास्ट स्लाइड है, ये बड़ी काम की स्लाइड है, वैसे ये कहीं काम नहीं आएगी बट ये काम की स्लाइड है, कैसे,
दिस वन इज कॉल्ड कार्सिनोजेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। टॉक्सिसिटी मतलब कोई चीज टॉक्सिक है, आपके लिए खतरनाक है। पॉइजन और टॉक्सिक में क्या फर्क होता है भाई, बताएगा कोई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉइजनस एंड टॉक्सिक? सर पॉइजन जहर होता है और टॉक्सिक जहर लग सकता है। टॉक्सिक क्लियरली डिफरेंशिएट करो, कोई कर सकता है क्या? बहुत कॉमन वर्ड्स हैं यार। टॉक्सिक होता है जहरीला और पॉइजन होता है Yes, जहर। sir. जहरीला और जहर में क्या Sir. फर्क है? सर जहरीली से नुकसान सर, करेगी। जहरीला नेचर है सर। देखिए, जहरीली वो चीज होती है कि अगर आपने कुछ खाया तो अंदर जाने के बाद रिएक्शन होती है और वो जहर बन जाता है और फिर वो आपको खराब करता है, वो है जहरीला, टॉक्सिक। लेकिन डायरेक्ट आपने जो चीज खाई वो सीधा आपको नुकसान पहुंचा रही है, वो होता है पॉइजन। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. सीधा नुकसान पहुंचा रही है। जैसे सांप अगर हमें काट जाए तो सीधा नुकसान पहुंचाएगा, उसका वो होता है पॉइजन, जहर। ठीक है, लेकिन सांप नहीं काटता। आप मरकरी खा जाते हो, ठीक है, वो खाने के बाद अंदर जाएगी, कोई रिएक्शन करेगी, कोई इधर उधर करेगी, फिर ऐसा कंपाउंड बना देगा जो हमारे लिए जहर का काम करेगा, हमारी बॉडी बना देगी उसको ऐसा। वो होता है टॉक्सिक। जैसे अल्कोहल जो है, अल्कोहल टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, बहुत टॉक्सिक है, जहरीला होता है। लेकिन कैसे? अल्कोहल हमारी बॉडी में जाता है, ब्लड में जाता है, ब्लड में जाते ही लिवर को पता लगता है, लिवर में जाता है, लिवर फुल ऑन उसका ऑक्सीडेशन करवाता है। पता है, लिवर हमारे पेट में गए हुए अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाता है। लिवर की बैंड बज जाती है, कहते हैं ना शराब पीने वाले का लिवर खराब हो जाता है। लिवर की बैंड बज जाती है, उसे बहुत काम करना पड़ता है। पहले वो बनाता है क्या, अल्कोहल को। देखिए अब लिवर क्या करता है, CH3CH2OH, इसको लिवर बदलता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। जैसे KMnO4 ऑक्सीडेशन करवाता है ना, ये भी ऑक्सीडेशन करवाता है। हमारा लिवर क्या बदलाता है, CH3 और C डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये भी हमारे लिए पॉइजनस होता है। फिर से लिवर लग जाता है काम पे, फिर से इसका ऑक्सीडेशन करवाता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे ब्लड में पानी होता है बहुत ज्यादा, तो 95% पानी और 5% एथेनोइक एसिड हो, क्या बनता भाई? ये मैंने वही सेम लिख दिया क्या, रुको, OH आएगा, है ना? तो देखिए, तो ये क्या बनाएगा भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड 95% वाटर और 5% अगर ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड एथेनोइक एसिड, इसे विनेगर बोलते हैं, जो कि ठीक होता है हमारी बॉडी के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं ना शराब पीने से डाइजेशन अच्छा हो जाता है, ये विनेगर है जो डाइजेशन को अच्छा कर देता है कुछ हद तक, और इसी की वजह से। लेकिन आप सीधा विनेगर पी लो भाई, क्यों बेवकूफ बना रहे हो लोगों को, है ना? पी सकते हैं विनेगर, लेकिन विनेगर नहीं पियेंगे, शराब पियेंगे और बाद में कहेंगे वो अच्छा भी होता है। लेकिन लीवर ने जो बैंड बज गई लीवर की, वो कोई काउंट नहीं करता। ये है टॉक्सिसिटी। समझ में आया सबको टॉक्सिसिटी क्या है? तो अल्कोहल हमारे लिए Yes, टॉक्सिक होता है क्योंकि वो लिवर की बैंड बजा देता है और बाद में जाके कुछ कम पॉइजनस ठीक ठाक से एक कंपाउंड को बना पाता है जो हमारे लिए पॉइजनस नहीं है। तो ये चीज ये होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब कुछ लोग कहेंगे सर बात तो एक ही है, अल्कोहल पी लो। भाई लीवर की आपने बैंड बजा दी, ये नहीं समझ में आया, ठीक है? जैसे एक ना कॉमन एक चुटकुला सुनाता हूं आप लोगों को। एक पेशेंट होता है जो दारू बहुत पीता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को क्या बोलता है पता है? डॉक्टर को बोलता है, और डॉक्टर कहता है भाई तू दारू बंद कर दे, शराब पीना बंद कर दे। तो वो कहता है डॉक्टर साहब मैं अंगूर खा सकता हूँ? कहता हाँ। कहता मैं गुड़ खा सकता हूँ? कहता हाँ। कहता मैं कोई जूस पी सकता हूँ? कहता हाँ। कहता डॉक्टर साहब फिर मैं दारू क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि वो अंगूर और गुड़ से तो बनती है। तो डॉक्टर से पंगा, दैट्स नॉट द गुड थिंग भाई। डॉक्टर बोलता है, कहता ठीक है, कहता अगर मैं एक मंजिल ऊपर खड़ा हूं और वहां से तेरे ऊपर एक गिलास पानी डाल सकता हूं? कहता तुझे चोट लगेगी? कहता नहीं। कहता एक गिलास भर के मिट्टी डाल सकता हूं? कहता हाँ। कहता चोट लगेगी? कहता नहीं, मिट्टी से क्या चोट लगनी है ना, वो तो हवा में उड़ जाएगी। कहता अब मैं उन दोनों को मिक्स करके फिर गर्म करके पका के ईंट बना के फिर तेरे सिर के ऊपर छोड़ दूं तो?
तो वो अंगूर को गर्म करेगा, मिक्स करेगा गुड़ के साथ, पकाएगा और फिर पिएगा, तो बेटा हो गया ना टॉक्सिक। गॉट इट? तो जो इंसान आपको बोलता Yes. है कि शराब कुछ नहीं है, वो तो अंगूर का जूस है, उसको बोलो देखो भाई, हम भी तो ईंट सिर में मारो उसके खींच के, कहो देखो ये कुछ नहीं है, ये तो मिट्टी है, पानी है, बस गर्म ही तो किया है। सही है? लीवर की एक्सरसाइज नहीं होती बेटा, दिस इज नॉट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज नहीं है, ये टॉक्सिसिटी में तो खतरनाक लेवल होता है लीवर का भाई, फालतू की चीज है ये। एक्सरसाइज करनी है तो भागने से एक्सरसाइज होती है लीवर की, कपालभाति योगा करो, वो भी लीवर की एक्सरसाइज है, ये लीवर की एक्सरसाइज नहीं, इसमें तो बैंड बज जाती है। एक वो हो गया कि एक मजदूर पर 10 आदमियों का बर्डन डाल दिया आपने, एक आदमी को 500 किलो का वजन उठाने के लिए कह दिया, कल एक्सरसाइज होती है 500 किलो वजन उठा ले भाई, तो दब के मर जाएगा यार, एक्सरसाइज भी ठीक ठाक होती है ना। ये शराब वही काम करती है। तो भाई कार्सिनोजेनेटिसिटी और टॉक्सिसिटी, अब आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया, दारू क्या काम करती है ये भी पता लग गया। अब हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि ये कार्सिनोजेनेसिटी क्या चीज है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ K2Cr2O7 जो है वो कार्सिनोजेनिक होता है, पता लग गया होगा कैसे होता है, डीएनए में चेंज कर देता है। सेम चीज ये वाले कंपाउंड भी करते हैं, कौन से? बेंजीन के डेरिवेटिव। तंबाकू खाने से, वो जो लोग मुंह में रखते हैं तंबाकू, ऐसे करके ऐसे करते रहते हैं, उससे मुंह का कैंसर होता है, टीवी में भी दिखाते हैं, पता है? Yes, sir. Yes, sir. सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से भी मुंह का कैंसर होता है, लंग और फेफड़ों का कैंसर होता है। उसमें फोटो भी बना हुआ आता है आजकल सिगरेट की डब्बी के ऊपर, बड़ा 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 गंदा सा फोटो होता है, और तंबाकू के पैकेट पर भी आता है, फिर भी लोग करते हैं। वो क्यों होता है पता है? ये भाई साहब है उसका रीजन। ये सामने जो बेंजीन के डेरिवेटिव दिख रहे हैं ना आपको, काफी सारी बेंजीन आपस में जुड़ी हुई हैं। दीज आर द मोलिक्यूल्स जो क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं। जब हम यहाँ तंबाकू लगाते हैं तो तंबाकू के अंदर ये वाले डेरिवेटिव होते हैं, वो हमारी सलाइवा के साथ में घुल जाते हैं, और हमारे जो होठ है, होठों से सक होते हैं, चूसे जाते हैं, और वो हमारे मुंह में फैलते जाते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं इधर या इधर। और धीरे धीरे, हर बंदे की कैपेसिटी अलग होती है। हो सकता है कोई कहे कि मैंने तो सारी उम्र तंबाकू खाया लेकिन फिर भी मैं बूढ़ा होकर 80-90 साल का मरा। हो सकता है उसको कार्सिनोजेनिसिटी उसकी कम हो, उसकी बॉडी काफी रेजिस्ट करती हो, काफी पावरफुल बॉडी हो, अंदर से, बाहर से भले कमजोर हो वो, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी काफी अच्छी हो, तो वो झेल जाएगा। लेकिन उससे अगली नस्ल को वो कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर उसका अगला बेटा भी वही काम कर रहा है, फिर उसका बेटा या उसकी बेटी भी वही काम कर रही है, तंबाकू लगा रहा है, आजकल लड़कियां भी लगाती है जर्दा, है ना, तो अगर वो लगा रहे हैं तो याद रखना उनको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। वो अपनी फैमिली को कैंसर दे जाएंगे, खुद को नहीं हुआ, खुद वो पावरफुल था, लेकिन उसका जीन सिस्टम ही वीक हो जाता है। सोच लो, जीन सिस्टम ही वीक हो जाता है ना। और सिगरेट पीने से वही बेंजीन के डेरिवेटिव फेफड़ों में जाते हैं, फेफड़ों का कैंसर फैलाएंगे, वो एब्जॉर्ब होते हैं फेफड़ों में, जर्दा लगाने से मुंह में जाते हैं। और शराब बैंड, सबसे पहले बैंड बजाती है लिवर का, फिर उसके बाद में बैंड बजाएगी किडनी का, किडनी को इसे साफ करना पड़ता है, और इन दोनों के बैंड बजने पर सबसे ज्यादा बैंड बजेगा दिल का, दिल को जल्दी जल्दी खून को पंप करना पड़ता है। तो कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल होकर मर जाते हैं, कुछ लोग किडनी से फेलियर से मरते हैं, कुछ लोग लिवर की बीमारी से मरते हैं, कुछ लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, कुछ लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्रेन हेमरेज में डायरेक्ट डेथ है, और ये सब कारण है शराब के। अब डिपेंड करता है कौन से बंदे का दिल मजबूत है, दिमाग कम है तो दिमाग पर अटैक होगा, किसी का लिवर कमजोर है लिवर पर अटैक है, किसी की किडनी कमजोर है किडनी फेलियर होगी। भाई हर किसी का जीन अलग अलग होता है ना। किसी के गाल पे थप्पड़ मारो, चारों उंगलियां छप जाती हैं, और किसी के 10 मार दो, अगले के असर ही नहीं है ना। तो उसको कोरियन थेरेपी थोड़ी ज्यादा चाहिए, समझ रहे हो? कैपेसिटी तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। किसी का दिल अच्छा है, किसी का दिमाग अच्छा है, किसी का लंग्स अच्छे हैं, किसी के लिवर अच्छा है, किसी की किडनी अच्छी है, सब जीन पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. है ना। तो ये रीजन जरूर बताइएगा अपने फ्रेंड्स को, जो लोग स्मोक से ऐसा कुछ करते हैं वो पागल थोड़ा है। सरकारें यार उसके ऊपर बड़ा बड़ा छाप देती है कि इससे ये कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है। ये पागल बैठेंगे सरकार, है ना, या दूसरे लोग, पर फिर भी सरकार इसे बंद नहीं करती है ना। यही यही आप कह सकते हैं कि भाई ये नेगेटिविटी फैलाने वाली भी सरकार ही है। फैक्ट्रियां बंद करो यार, क्या दिक्कत है? पर नहीं, उनसे उन्हें रेवेन्यू आता है। उन्हें पता है कि मूर्ख लोग हैं, जहर खरीदेंगे, जहर खाएंगे और हमें पैसा देके जाएंगे, और वो तो मरेंगे, मरे तो मरे। फिर छाप भी देती कि देखो भाई हम तो कह रहे हैं मत लो, वो अपनी मर्जी से खा रहे हैं। क्या बात है, इसी को बोलते हैं डिप्लोमेसी, दोगलापन, है ना। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो कार्सिनोजेनिसिटी अब आपको समझ में आ गया होगा। बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग्स, बेंजीन अकेला भी और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग होती हैं फ्यूज टुगेदर आर टॉक्सिक एंड said to process cancer producing carcinogenic property। तो ये कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है कैंसर वाली। सच पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन आर फॉर्म्ड इन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक। तो देखो ये बनते कैसे हैं, फॉर्म्ड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक तंबाकू। तंबाकू बीड़ी फूकते हैं ना हम लोग, सिगरेट फूकते हैं, तो उसमें पूरा अच्छे से तो तंबाकू जलता नहीं है, उसी का धुआं तो चाहिए उन्हें स्वाद के लिए, उसके अंदर निकोटीन होता है इसलिए स्वाद आता है उन्हें। लेकिन निकोटीन के साथ ये भाई साहब भी होते हैं बेंजीन वाले, और ये भी उनकी बॉडी में जा रहे हैं। देखो साफ साफ लिखा हो, रिटर्न में है, केमिस्ट्री में है भाई। अब भी यकीन ना हो ना तो फिर कोई नहीं समझा सकता किसी को, ये याद रख लेना। कोयला, कोयले को जलाने पर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोयला एंड पेट्रोलियम। आपको पता होगा ना पेट्रोलियम से जो धुआं निकलता है ना, पेट्रोल से जो धुआं निकलता है उसके आगे सैलेंसर लगा होता है। सरकारें वो कैटलिस्ट लगाती हैं ताकि बेंजीन के डेरिवेटिव बच सके। सैलेंसर लोग निकाल लेते हैं, जिससे धुआं निकलता है ना, गाड़ियों के सैलेंसर बिकते हैं, पता है दिल्ली में चोरियां होती है सैलेंसरों की, उसमें कैडमियम कैटलिस्ट लगा होता है। कैडमियम बहुत महंगा होता है, वो सैलेंसर को काट के फटाफट गाड़ी से निकाला, कैडमियम को बेचते हैं उसमें से निकाल के, है ना सही। और ये जो बुल्ट वाले हैं ना, बुल्ट वाले दुग 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 करते रहते हैं, ये अंदर से वो कैटलिस्ट निकाल लेते हैं। जब धुआं बाहर आता है कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करके और लेस पॉइजनस अमाउंट में धुआं बाहर निकालता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपनी धौंस जमाने के चक्कर में मूर्खता की तरह उस कैटलिस्ट को निकाल देते हैं। तो अब जो धुआं आएगा कार्सिनोजेनिक इन नेचर होगा। अब वो भाई साहब उस धुएं के मुंह लगा के तो सूंघने से रहा उसे, तो उसे लगता है हवा में फैल गया, मेरे को कौन सा ज्यादा असर है। थोड़ा सा असर होता है लेकिन होता है। अगर सब लोग ऐसा करेंगे तो फिर वही मर रहा है ना। अब उसे लग रहा है जो बुल्ट चला रहा है और ऐसे धुएं वाला बुल्ट चला रहा है उसको कोई असर नहीं है, वो पीछे धुआं जा रहा है, वो घर में स्टार्ट करता होगा उसे, वहां घर में भी फैलता होगा। आज नहीं तो कल, आने वाली 10 पीढ़ियों बाद में सही, लेकिन किसी ना किसी को कैंसर होगा। क्लियर है, ये टॉक्सिक है, स्लो पॉइजन है। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, ठीक। sir. चलो फिर आगे देखो, टू एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी अंडरगो वेरियस बायो। देखो ये जब ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनमें, फाइनली डीएनए पर अटैक करते हैं। ये मैं बता चुका हूँ, डीएनए पर कोज कैंसर, डीएनए को खराब करते हैं, सीधी सी बात, और ये कैंसर फैला देते हैं। यानी ऐसा नहीं कि एकदम खाते ही कुछ हो गया। तो अगर आपका डीएनए सही था या आपकी बॉडी में वो रिएक्शन हो ही नहीं पाई, या आप जैसे ना, हम लोग जैसे ग्रीन टी पीते हैं तो कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट इन जैसे घटिया चीजों को खत्म करते हैं, इसका असर। तो आपको कैंसर नहीं होगा अगर आप डेली ग्रीन टी पी रहे हो। तो इसका मतलब एक सुट्टा लगाओ, एक ग्रीन टी, एक सुट्टा एक ग्रीन टी, है ना। देख एंटीडोज ले रहा हूँ क्या अब तो पी सकता हूँ ना। अरे यार मतलब तुझे मरना ही है कुल मिला के, यही है ठीक है ना। तो वैसा कुछ क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया होगा। तो ये वो कौन से हैं, 3-मिथाइल क्लोरोएंथ्रीन, 3-मिथाइल क्लोएंथ्रीन, 1,2-बेंजाइनप्रीन, बेंजप्रीन एक्चुअल में बेंजप्राइन है, 1,2-बेंजेंथ्रीन, 1,2,5,6 डाई बेंजेंथ्रीन। देखो 1 2 3 4 5 बेंजीन है, लेकिन सीधी सीधी नहीं जुड़ी हुई, 3 बिल्कुल सीधी जुड़ी हैं, एक इसके ऊपर है एक इसके यहाँ नीचे है। ऐसे याद करो इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 3 साइड सीधी हैं, एक ऊपर है, मतलब ये वाला हटा दो तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या है, 3 ऐसे हैं और 2 इसके ऊपर ऐसे हैं, और इसमें 3 और 1, ये वाला तो सेम है, बस नीचे यहाँ पर पेंटागनल रिंग लगा रखे और यहाँ CH3 लगा रखे। बहुत आसान है स्ट्रक्चर, मुश्किल नहीं है। यस क्लियर है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई, अब एनसीईआरटी क्वेश्चन नोट्स पीवाईक्यूज आपके सारे बिटली लिंक पर ऑलरेडी होते हैं। कोई बिटली लिंक अगर मांग रहा है, जैसे आप लोग मांगते हो, देखो यहाँ पे मैंने बिटली लिंक लिख रखा, bit.ly मंजीत सर के नाम से है, ठीक है। हर नोट्स में मिलेंगे जो अभी रिसेंटली आ रहे हैं। नेक्स्ट डे हम क्या करने वाले हैं, ये नेक्स्ट डे नहीं होने वाला, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट डे क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट डे अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही करने की कोशिश करेंगे। वैसे कल हो सकता है टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएं, लेकिन उसके अलावा अब प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज करेंगे सभी लेसन्स के। तो रीकैप में अब आप लोगों ने क्या सीखा, समझ में आ गया होगा कि शराब और बीड़ी सिगरेट तंबाकू कैसे हमारे शरीर को हार्मफुल पहुंचाते हैं, कैंसर कैसे फैलाते हैं। 11th क्लास की आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये सब दिया हुआ है,
ऐसा नहीं कि ये कोई एक्स्ट्रा चीज है, एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो अब मैं आपका क्लास ऑफ कर रहा हूं एंड नाउ टेल मी योर डाउट्स।